नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना सिटी से आ रही है, जहां पर एक युवक को घर के दरवाजे पर ही गोली मारी गई है। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। फिलहाल आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम देने की आशंका जाहिर की जा रही है। रविंद्र शर्मा उर्फ हंटर शर्मा की हत्या की गई है। चौक थाना क्षेत्र के चौक शिकारपुर की यह घटना, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो जाती है। पटना सिटी से ये इस वक्त बड़ी खबर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रोते बिलखते परिजन आपको नजर आ रहे होंगे। इस युवक को इसके घर के दरवाजे पर ही गोली मारी गई, जिसमें घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो चुकी है। ये बुला अरे बड़े भाई आगे चल जा, क्या भीड़ लगेगा। नवादा से खबर है, जहां पर चुनावी रंजिश में विजयी मुखिया प्रत्याशी के समर्थक के घर पर तोड़फोड़ की जाती है। तोड़फोड़ के पीछे की वजह यह कि जो समर्थक थे, उन समर्थकों को निशाना बनाया गया। हारे हुए प्रत्याशी की तरफ से घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। घर में संचालित सीएसपी से पैसे की लूट की खबर भी सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर नादिरगंज थाना क्षेत्र के परमा गांव में कल रात विजयी मुखिया दर्शनिया देवी के समर्थक रामचंद्र प्रसाद के घर पर विरोधी खेमे के प्रमोद यादव और अपने समर्थकों के साथ पहुंचता है। जमकर पत्थरबाजी की गई। समर्थकों ने घर के बाहर खड़ी बस और मैजिक को भी आग के हवाले कर दिया है, जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और ये सब कुछ चुनावी रंजिश में किया गया है। देखिए कैसे घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। जो घर के बाहर वाहन लगे हुए थे, उन वाहनों में आग लगा दी गई। पंचायत चुनाव के दौरान रामचंद्र प्रसाद ने बोगस वोटिंग का विरोध किया था और इस वजह से प्रमोद यादव का खेमा भड़का हुआ था। शुक्रवार की रात प्रमोद यादव अपने 20 से ज्यादा समर्थकों के साथ पहुंचता है रामचंद्र प्रसाद के घर और हमला किया गया। पीड़ित परिजनों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई है। पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है और फिलहाल नादिरगंज, नवादा नगर और मुफस्सिल थाने की पुलिस टीम पहुंचकर इस गांव में हालात को सामान्य करने की कोशिश में जुटी है। आओ 7-8 बजे रात में खेला है, गाड़ी जलाया, गेट तोड़ा, पैसा कौड़ी लूटा। पिंटू के मेरा पति को मारने के लिए उद्देश्य से 4-5 गो राइफल उन्हें छोड़ा, नहीं मिला। उसका कारण कि खोजा कि इसको भी हमको पकड़ के माँ है, इसको गाड़ी में झोंकेंगी। हम एक रूम में गेट का है, नहीं एक रूम में गेट है, उसमें बंद हुआ। कल प्रशासन आए 2 गाड़ी, उसको भी रगत के। गांव में उस टाइम चुनाव चल रहा था और चुनाव के दौरान जब उन लोग कुछ दूसरे लोगों को बुला लिया था, जो गांव के लोग थे ही नहीं, और उन लोग वोट देने चले गए थे। तो उस टाइम मेरे दादाजी बोले कि ये गलत बात है। उस टाइम ये उस पर बात छेड़े, तो उन लोग क्या किया, उन लोग आक्रोशित होकर के मेरे दादा पर लाठी पहिना चलाने लगा। मतलब निकाल दिया लाठी पहिना कि आपको भी पीटेंगे। इसी कारण से जी इस कारण से, और उन लोग चुनाव हार गया, इससे आक्रोशित होकर के घर पे हमला कर दिया। हारा हुआ पार्टी जो था प्रमोद महतो की तरफ से मकान को तोड़फोड़ किया गया है। 2 गाड़ी को जला दिया गया है, जो स्कूल गाड़ी था, और एक भीतर में स्कॉर्पियो लगा हुआ था, उसको भी जो है तोड़फोड़ किया गया है। क्या नाम है सर आपका? ASI कृष्ण कुमार। और पैसा भी बात आ रही है 15 लाख रुपया। पैसा के लिए तो अभी क्लियर नहीं है, तो बैंक जो है CSP द्वारा उसको जांच किया जाएगा कितना पैसा था या नहीं था। और सहयोगी अनिल विशाल इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल विशाल, ये पूरा मामला क्या है और फिलहाल कार्रवाई के तौर पर क्या कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि जिले में अब जितने भी चरण पंचायत चुनाव के चरण संपन्न हुए हैं, उसमें अभी तक शांतिपूर्ण माहौल में ही चुनाव संपन्न हो रही थी। यह पहला मामला है 8वें चरण में नादिरगंज इलाके में जो का मामला जो है सामने आया है। आपको बता दें कि यादव और रामचंद्र महतो के बीच में पहले से दोनों के बीच में पुराना भी चला आ रहा है। अनिल विशाल, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और इस वक्त बड़ी खबर सासाराम से आ रही है, जहां पर निगरानी टीम की तरफ से छापा मारा गया है। नगर निगम के नगर आयुक्त के आवास पर यह छापेमारी इस वक्त की जा रही है और कई ठिकानों पर एक साथ ये छापेमारी इस वक्त होती हुई नगर निगम की तरफ से जो आयुक्त है, नगर आयुक्त, उनके ठिकानों पर निगरानी टीम का यह छापा चल रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त हो रही है। राजेश कुमार गुप्ता के आवास पर निगरानी की टीम मौजूद है, छापेमारी की जा रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में यह कार्रवाई डीएम कॉलोनी स्थित उनके सरकारी आवास पर हो रही है। और आपको बताते चलें कि राजेश कुमार गुप्ता के अररिया आवास पर भी इस वक्त छापेमारी हो रही है। देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त फारबिसगंज स्थित आवास पर रेड डाला गया है। अररिया से ये बड़ी खबर, जहां पर ये इनका आवास, और सासाराम में तो छापेमारी निगरानी की टीम की तरफ से चली रही है। साथ ही साथ इस वक्त अररिया में भी ये छापेमारी की जाती हुई निगरानी की टीम की तरफ से। नगर निगम के नगर आयुक्त हैं जिनके आवास पर यह कार्रवाई निगरानी की टीम की तरफ से की जा रही है और सभी ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है। सासाराम से बड़ी खबर, जहां पर डीएम कॉलोनी स्थित उनके आवास पर छापेमारी के साथ साथ अररिया में भी उनके आवास पर छापेमारी की जा रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर निगरानी की टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी इसमें सहयोग कर रही है, जहां पर टीम आवास के अंदर मौजूद है, कार्रवाई हो रही है, किसी के आवाजाही पर फिलहाल रोक लगाई गई है। और दूसरी तस्वीर में आपको इस वक्त राजेश कुमार गुप्ता नजर आ रहे होंगे, जिनके आवास पर इस वक्त कार्रवाई हो रही है। और अब ताबड़तोड़ जेल में कार्रवाई की जा रही है छापेमारी के तौर पर। इस वक्त आपको बताते चलें कि एक दो जेलों में नहीं बल्कि कई ऐसी जेलों में एक साथ इस वक्त छापा डाला जा रहा है। और हालांकि अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, किसी तरह के आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई थी, लेकिन हाजीपुर मंडल कारा के जेल के भीतर इस वक्त छापेमारी की गई है। 2 घंटे तक सर्च अभियान चलाया गया, बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी आ रही। डीएम और एसपी भी इस कार्रवाई के दौरान जेल परिसर में ही मौजूद रहे। छापेमारी के दौरान जेल के भीतर किसी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। औचक निरीक्षण किया गया था जेल का और कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं किया बरामद हुआ। कुछ संदर्भ विशेष है क्या? कल नहीं, औचक निरीक्षण का रेगुलर औचक। और झारखंड का गढ़वा जिला, जो कि 3 राज्यों की सीमाओं से लगता है, इन तीनों राज्यों की सीमाओं से लगने की वजह से इन तीनों राज्यों के किसान जो है वो राइस मिल के लिए यहाँ गढ़वा का रुख करते हैं, लेकिन राइस मिल नहीं होने की वजह से औने पौने दाम में साहूकारों के हाथों कैसे यहाँ के किसान ठगे जाते हैं, इसकी एक तस्वीर जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपको हम बताते चले कि ये 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तीनों राज्यों के किसानों का प्रमुख बाजार जो है वो गढ़वा ही है। राइस मिल के अभाव में किसान साहूकारों के हाथों औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर हैं। राइस मिल के साथ ही धान के भंडारण के लिए भी यहाँ पर गोदाम की व्यवस्था नहीं है। एफसीआई ने सरकार के पास गोदाम निर्माण का प्रस्ताव जरूर भेजा है, पैक्स के माध्यम से धान खरीद का फैसला लिया गया है, लेकिन अब भी इस वक्त किसानों के सामने एक बड़ी समस्या ये जरूर बनी हुई है। एक दो राइस मिल होती तो किसान जो कि आज इंतजार कर रहे हैं, गोदाम में धान पड़ा हुआ है, धान बिक्री नहीं हो पा रहा है, वो यहीं इसी ज़िले में राइस मिल होता तो वहाँ खपत होता, किसान वहाँ धान बेच सकते थे, किसान को अधिक सुविधा मिलती है। सरकार को चाहिए कि कम से कम 2 राइस मिल हर एक ज़िला में स्थापित करे ताकि किसानों को उसकी लाभ मिल सके। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी स्कीमें लाई जाएं कि यहाँ पर जो राइस मिलर हैं वो राइस मिल लगाने के लिए प्रेरित हों और इससे जो है किसानों को काफ़ी फायदा मिलेगा। अभी तक लिखे नहीं सरकार को इसके लिए? बिल्कुल, हमने जो है डीसी को भी कहा है इस बारे में। लिखित की मौखिक? हाँ, नहीं, मौखिक ही कहा है अभी। लिखित में क्योंकि हम भारतीय खाद्य निगम की रिकमेंडेशन डायरेक्ट नहीं जा सकते, ये स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ही होता है।
पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी प्रखंड के गांव के लोगों को स्वच्छ पानी तक नसीब नहीं हो रहा था। ये लोग मिट्टी के कुएं से पानी निकालकर किसी तरह से पीने को विवश थे। इस वजह से कई तरह की बीमारियों की वजह से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ रहा था। लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बदल गई है। आज पानी की टंकी का उद्घाटन किया गया और अब लोगों को ये आस और विश्वास जगी है कि अब उनके जीवन में भी बदलाव आएगा। धीरे धीरे मिट्टी के कच्चे कुएं से अब लोग साफ पानी की तरफ बढ़े हैं। शिकायत लोगों की तरफ से जिला पार्षद से की गई थी। 15वें वित्त आयोग का फंड का इस्तेमाल किया गया, पानी की टंकी का निर्माण किया गया, जिसका आज उद्घाटन किया गया। अब स्वच्छ पानी मिलने की उम्मीद लोगों के अंदर जग गई है। धोबनी पंचायत के मुर्गा सोंगा गांव में 15 आदिवासी परिवार रहते हैं। गंदे पानी से श्वास और चर्म रोग की समस्या से यहाँ के लोग अब तक जूझ रहे थे, लेकिन अब इनकी स्थिति बदल रही है। हम लोग यहाँ धोबनी पंचायत के गांव कागधोआ के टोला मुर्गा सोंगा के निवासी हैं। हम लोग कई सालों से हम लोग इसे गांव में टोला में बसे हुए हैं, पर सरकार के जो भी योजना आते थे लेकिन हम लोग तक यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। हम लोग गड्ढे के पानी भी पीते थे और इसी तरह गड्ढे का पानी पीते पीते बचपन का दादा लोग से जो पानी खोदे थे कुआँ, उसी कुआँ का पानी पीते थे। और कई साल हम लोग मेहनत भी किए कि हम लोग को भी सरकारी कुछ लाभ मिले। पानी की घोर समस्या थी और ये यहाँ के ग्रामीण जो है कचरा पानी यानी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। इसकी संज्ञान ग्रामीणों के द्वारा मुझे जब दिया गया, मैंने गांव का दौरा किया और दौरा के दौरान मैंने ये आश्वस्त किया था कि आने वाले फंड में मैं इस गांव को एक सेल्बिनार का निर्माण कराऊंगा। और मेरे पास 15 फाइनेंस आने के बाद मैंने प्राथमिकता देते हुए मुर्गा सोंगा के लिए एक डीप बोरिंग के साथ साथ 16 आधारित पानी टंकी का निर्माण किया, जिसका आज हमने उद्घाटन किया। देखिए, भगवान के दरबार में चढ़ाई गई हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। लोगों की उसके साथ आस्था जुड़ी होती है और इसकी एक खूबसूरत तस्वीर दुमका में महिलाओं ने दिखाई है। जी हां, आत्मनिर्भर बनने की राह में ये महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और बाबा के दरबार में चढ़ाए गए फूलों से अगरबत्ती का उद्योग कैसे फल फूल रहा है, ये महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर हो रही हैं, उसकी एक खूबसूरत तस्वीर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बासुकीनाथ के नाम से बनी इस अगरबत्ती को देखिए, इसमें फौजदारी बाबा की खुशबू है। जी हाँ, अगर आप भी फौजदारी बाबा के मंदिर बासुकीनाथ आते होंगे तो जलाभिषेक के बाद बेलपत्र और फूल भी जरूर ही चढ़ाते होंगे। आपको लगता होगा कि ये सब चीजें बाद में फेंक दी जाती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगरबत्ती आपके द्वारा चढ़ाई गई उस बेलपत्र और फूल से बनी है। फूल बेलपत्र चढ़ता है तो इसके देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा, डीसी सर द्वारा एक प्लान किया गया कि यहाँ पे क्यों न एक बासुकी अगरबत्ती का उत्पादन हो। इसमें बाबा का पर चढ़ा हुआ बेलपत्र और फूल को मिक्स करके दुमका प्रशासन की पहल और बासुकीनाथ की महिलाओं की मेहनत का ये नतीजा है। महिला दीदियां बाबा के आशीर्वाद से इस बासुकी ब्रांड की अगरबत्तियों को बनाने में जुटी हुई हैं। जरमुंडी प्रखंड में तैयार की जा रही ये अगरबत्ती आजकल यहाँ के लोगों का रोजगार का जरिया बन गया है। और सब सेंटर बासुकी ब्रांड का बना हुआ है। वहाँ से हम लोग का कच्चा बासुकी अगरबत्ती बन के तैयार होता है, जिसमें से मेंस बेरिया सेंटर में कच्चा माल दीदी लोग लाती है सर, और लाने के बाद हम लोग 65 रुपया केजी के हिसाब से खरीदते हैं और वजन के हिसाब से उसको हैंड टू हैंड पैसा देते हैं। तो मान गए ना कि बाबा के दरबार की कोई चीज बेकार नहीं है। अब आप जब भी बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए बासुकीनाथ मंदिर पहुँचे तो जरूर इस अगरबत्ती को खरीदें और बाबा को धूप दिखाएं। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। और अब बात बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एक अच्छी और अनोखी पहल की। जी हां, अगर आप कोरोना का सेकंड डोज लगवाते हैं तो हो सकता है कि आप इनाम के हकदार हो जाएं।
जी हाँ, आप उस लकी ड्रॉ का हिस्सा बनिए और इस लकी ड्रॉ के जरिए हो सकता है कि आप टीवी, फ्रिज और सीलिंग फैन तक जीत सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको कोरोना की दूसरी डोज लगवानी होगी, जो आपके और आपके अपनों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि इसे लेकर एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। इसे लकी ड्रॉ से जोड़ा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोरोना के दूसरे डोज को लगवाकर खुद को सुरक्षित बनाएं। धीरे धीरे लोगों के अंदर कोरोना को लेकर डर जो है वो खत्म होता जा रहा था और लोग इसे लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे थे। लोग लापरवाही न बरते, इसलिए बिहार के सभी 534 प्रखंडों में इनाम की घोषणा की गई, जिसे लकी ड्रॉ से जोड़ा गया है। पुरस्कार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें सर्वोच्च पुरस्कार, बम्पर पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार शामिल हैं। पटना के लोगों ने इस पहल को शानदार बताया। लोगों ने खुले दिल से इसका स्वागत किया और कहा कि ये बहुत जरूरी है ताकि लोगों को इसे मोटिवेट किया जा सके। वैक्सीन का सेकेंड डोज लेने पर अब आपको मिल सकता है टीवी, फ्रिज और सीलिंग फैन। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा ऐलान किया है और सेकेंड डोज लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने एक नया ऐलान यह किया है कि अगर आप अब सेकेंड डोज लेते हैं तो आपको टीवी, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर, कुकिंग गैस, सीलिंग फैन, कंबल आदि आपको जो है वो पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके लिए लकी ड्रॉ किया जाएगा। तो सरकार ने जो ऐलान किया है कि अब अगर सेकेंड डोज लेते हैं तो आपको टीवी, फ्रिज तमाम एक लकी ड्रॉ कूपन की तरह ऐलान किया है। इसको कैसे देखते हैं? सही है, सभी को सेकेंड डोज लेना चाहिए। अभी जो कोरोना आया उसमें सब लोग ले रहे थे और जब स्मूथ कम हो गया है तो लेना लोग छोड़ दिया कि नहीं अब तो कोरोना भाग गई। लेकिन सरकार निर्णय सही लिया है कि सेकेंड डोज भी ले और इससे जागरूकता आएगी। सभी लोग जो फर्स्ट डोज ले लिया है सेकेंड डोज लेना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, ऐसे जागरूकता आएगी। आपको लगता है कि एक बेहतर कदम है लोगों को सेकेंड डोज जिस ढंग से कम ले रहे हैं लोग, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लें? जी, ये सरकार का जो पहल है प्रोत्साहन राशि के लिए या फिर किसी तरह का स्कीम के तहत जिसके तहत उनको पुरस्कृत किया जाएगा, लकी ड्रॉ निकला है, ये सरकार का अच्छा पहल है। और वैसे भी लोगों को जागरूक होना चाहिए और सेकेंड डोज लेने के लिए किसी तरह की कोई लापरवाही न बरतें। कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना को हम लोग ये वैक्सीनेशन के थ्रू ही हरा सकते हैं। बिल्कुल, वैक्सीनेशन के थ्रू ही हरा सकते हैं। और ये सरकार ने एक नई घोषणा किया है, उसको किस ढंग से देखते हैं? बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। इस जैसे ये स्कीम निकाल कर सरकार ने जागरूक किया है कि गांव घर के लोगों को लग रहा है कि अभी ये से कोरोना चला गया है, लेकिन ये गया नहीं है, सेकंड डोज लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इससे कितना फायदा होगा? सरकार का सकारात्मक पहलू है, इस सेकंड डोज लेने में प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन मिलेगा जी। और देखिए यहाँ पे हर जगह बोर्ड भी लगी है कि मिलकर संग और कोरोना से जीतेंगे जंग। तो जब तक एक साथ खड़े नहीं होंगे तब तक कोरोना से जंग नहीं जीती जा सकती है। और जिस ढंग से सरकार ने एक और विभाग ने जो फैसला लिया है कि लकी ड्रॉ कूपन के जरिए सेकेंड डोज लेने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा, इसका खुलकर लोग समर्थन कर रहे हैं और इसका जिस ढंग से उत्साह बढ़ेगा इसको लोगों ने खुल करके एक ढंग से कहें तो स्वागत किया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ती ठंड के बीच रिम्स में वैसे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है जिन लोगों को अब कॉरिडोर में या बरामदे में ही इलाज कराना पड़ रहा है। जी हां, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब कई ऐसे मरीज हैं जिन लोगों को अब तक बेड नसीब नहीं हुई है। रिम्स में पहुंचने वाले ऐसे मरीजों की परेशानी को हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि इस ठंड में कॉरिडोर में और बरामदे में ही लिटाकर लोगों का इलाज कराया जा रहा है, जिससे इनकी परेशानी बढ़ी हुई है। रिम्स के न्यूरो वार्ड के बाहर कॉरिडोर का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बढ़ती ठंड के साथ ही रिम्स के न्यूरो वार्ड के बाहर में जो मरीज हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि ये मरीज रिम्स के न्यूरो वार्ड में भर्ती हैं, लेकिन इन्हें बेड जो है वार्ड के अंदर मुहैया नहीं कराया गया है। हालांकि इनका इलाज जो है वार्ड के बाहर कॉरिडोर में ही चल रहा। आप देख सकते हैं कि एक महिला जो यहाँ धनबाद से यहाँ पहुँची हैं, और ये आप लोग धनबाद से इन्हें कब लेकर आए? कल रात में 2 बजे लेकर के आए और उसके बाद से फिर प्राइमरी इलाज के बाद से
यहाँ पर बेड मिला तो यहीं पर सुला दिया गया। बेड नहीं मिला? नहीं, बेड नहीं मिला। कल उन्होंने कहा कि आप खोज के देख लो, अगर बेड खाली होगा तो मुझे बताना, मैं आपको बेड दे दूंगा। मैंने पूरा देखा लेकिन बेड का कहीं पोजीशन नहीं मिला, तो लास्ट में बस यही एक तो बेड मिला, तो यहीं बोले कि ठीक है आसरा मिल जाए कम से कम। तो यहीं पर रात भर हम लोग ठंड में ही थे, मरीज भी रात भर ठंड में ही थे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूरा एक कॉरिडोर जो है मरीजों से भरा हुआ है। हालांकि यहीं पर इन्हें सलाइन भी चढ़ाया जा रहा है, सब कुछ चढ़ाया जा रहा है। मुश्किलें बढ़ी हैं लेकिन इलाज चल रहा है, आप देख सकते हैं कि। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि वहाँ भी सामने में जहाँ पर आईसीयू है और आईसीयू के बाहर भी यहाँ मरीज हैं। 20 तारीख को यहाँ हम एडमिट हुए हैं, जो कि हमको अभी तक बेड नहीं मिला है अंदर में कहीं, और हमको बोला गया है कि आपको जब तक बेड नहीं है यहाँ ही आप शिफ्ट रहिए, और अगर देखते हैं कहीं खाली होता है तो आपको शिफ्ट किया जाएगा। जब तक हम लोग इसी ठंड में यहाँ पड़े हैं और ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, पर ट्रीटमेंट का हम लोग सिर्फ डेट पे डेट मिलता जा रहा है और सही ढंग से हो नहीं रहा है। अब इसका कब तक हम लोग यहाँ पड़े रहेंगे, कब क्या ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई तो अभी हम यहाँ पर डॉक्टर देखने के लिए आते हैं? यहाँ पर डॉक्टर यहाँ देखने के लिए आते हैं अपने टाइम से। बाकी और ऐसा कुछ अचानक आपको कुछ हो गया, ऐसी दिक्कत बढ़ गई तो फिर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, डॉक्टर के पीछे भागना पड़ता है। डॉक्टर राउंड जरूर लगाते हैं, लेकिन जब अचानक आपको इमरजेंसी में डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो आपको डॉक्टर के पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर उस समय वार्ड में होते हैं। ये दर्द नहीं जा रहा है माथा में। ठंड लग रही है? नहीं। ठंड नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जामताड़ा से यानी राज्य भर के सुदूर जिलों से जो है मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिल पाता है। मुश्किलें बढ़ी हुई हैं क्योंकि ठंड भी अब बढ़ चुकी है और ऐसे में कॉरिडोर में इलाज कराना इनकी मजबूरी बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर से जो लोग लंबे समय से भर्ती हैं, रिम्स पहुंचे हैं, उन्हें अभी तक बेड मुहैया नहीं कराया जा सका है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ मिलकर एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत इजराइल के एक मॉडल जिससे कि बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की समस्या को दूर किया जा सके, इस मॉडल का उपयोग किया जाएगा। मिशन पानी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिसके जरिए लोगों की पानी की समस्या कैसे दूर होने वाली है। A few years ago, to be a place for a new cooperative and cooperation between the states of Israel and India. In Bundeland region, the water are scarce. Following a climate change, there is a very low precipitation. In the last year, water availability reduced by more than 50%. Today we start the first step of the project by visiting in Ganga Valley and meeting with the stakeholders from the local community, the farmers, and the local technical people in the administrative level in the region that deal with water and agriculture and irrigation in the area. We are understanding that the solution cannot be copy-paste from Israel, but some of the model can modified and can be tailor-made to the condition here in the Ganga Valley. We think there is a way forward using efficient drip irrigation system, efficient crop and rotation, allowing the farmer to have a larger income throughout the years, and using advanced water management solution. इजराइल चूँकि बहुत ही एडवांस है इस संबंध में, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, अपने पानी के लिए विश्व में जाना जाता है, तो यूपी गवर्नमेंट ने 20 अगस्त 2019 को हम लोगों ने इनके साथ एक MOU साइन किया है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे और हमारे इस एरिया को बताएंगे कि हम क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करें जो कि हमारे लिए पानी पूरे साल तक उपलब्ध हो। अगर हमारे पास पूरे साल तक पानी उपलब्ध होगा तो हम एक और चक्र का पानी खेती यूज़ कर पाएंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में